Hello friends, hope you all are good. This is our second video on GK quiz for biology. हमारी लास्ट वीडियो में हमने 12 क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में भी 12 क्वेश्चंस ही करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ग्लैंड्स जो हमारा स्वेट बनाते हैं और उसको सिक्रीट करते हैं। तो वो ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं सबसे ज़्यादा नंबर में? तो इसका आंसर आ जाएगा पाम ऑफ द हैंड। जो हमारी हथेलियाँ होती हैं उनमें ये ग्लैंड्स की जो नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और पसीना भी हमें हमारे हाथों में ही सबसे ज़्यादा आता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पाम ऑफ द हैंड। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय। तो वैक्सीनेशन जो टर्म है या प्रोसेस है ये किसने स्टार्ट किया था? तो पहले वैक्सीनेशन और मेडिकेशन में डिफरेंस समझ लीजिए। जो मेडिकेशन होता है उसका मतलब होता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद हम कोई दवाइयाँ लेते हैं उस डिज़ीज़ को ठीक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन। और वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ीज़ होने से पहले मेडिसिन लेते हैं, कोई इंजेक्शन हमें दिया जाता है वैक्सीनेशन का। तो वो किसने स्टार्ट किया था? जैसे अभी रिसेंट ही कोरोना की वैक्सीन्स लग रही हैं ताकि हमें कोरोना ना हो। तो कोई डिज़ीज़ ना हो उसके लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। ये किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले? इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो डिज़ीज़ होती है उसके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग जो हमारा मटेरियल होता है वो प्रोटीन से ही बनता है। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये किससे बनती हैं फर्दर? तो ये बनती है अमाइनो एसिड से। ये प्रोटीन्स एक लंबी लंबी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, जिसमें ऐसे करके अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे करके ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एक और बात, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं सबसे सिंपल अमीनो एसिड जो होता है वो होता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। और ऐसे हमारी बॉडी में 22 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेचर में तो 500 तक अमीनो एसिड डिस्कवर कर लिए गए हैं, लेकिन हमारी बॉडी में 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अगर मिल जाएं तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अमीनो एसिड्स। जो शुगर होती हैं वो तो नॉर्मल हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये हमारी होती हैं शुगर्स। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो होता है फैट्स। जो हमारी बॉडी के फैट्स हैं वो किससे बनते हैं? फैटी एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल में जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए। तो ये जो डीएनए और आरएनए होता है यही होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हार्ट इज़ मेड अप ऑफ। तो हार्ट कौन से टिश्यूज से मिलके बनता है, कौन सी मसल से मिलके बनता है? तो वो होता है कार्डियक मसल्स। जैसे आप इस कार्डियक जो इसका नेम है इसी से आप लर्न कर सकते हो। जो हार्ट होता है उसके लिए हम कार्डिया वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे जो दिल के डॉक्टर होते हैं उनके लिए हम कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और जो इसकी स्टडी होता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो वैसे ही इनकी मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं हमारे फैट टिश्यूज़। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। ये जो मसल्स हैं, ये वाली मसल्स नॉन स्टेरेटेड और स्टेरेटेड मसल्स, ये हमारी लोकोमोटरी मसल्स होती हैं, जिसका मतलब है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए जो मसल्स काम करती हैं वो होती हैं लोकोमोटरी मसल्स, और ये वाली मसल्स वही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल्स। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन। तो जैसे अभी ये रिसेंट वायरस चल रहा है जो काफ़ी लोगों को मार रहा है, इस वायरस का नेम क्या है? ये है सार्स। ठीक है,
सार्स, SARS, सार्स वायरस। ये जो HIV और एड्स है ये तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जो एड्स डिजीज़ होती है इसका जो फुल नेम है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ऐसे करके इसका नेम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये जो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है ये कौन सी वायरस की वजह से होता है? ये होता है HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो और ये जो फेड्स है ये तो ऐसी कोई टर्म होती नहीं है, ये तो ऐसी ऑप्शन में डाला हुआ है। तो HIV, सार्स और एड्स एक मतलब सही वाले नेम है। HIV एड्स ये दोनों रिलेटेड है और कोरोना वायरस क्या है? सार्स वायरस। उसके बाद हमारा 6 क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। तो जो प्रोटीन होता है उसकी जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है स्टमक में, क्योंकि स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है, मतलब ये एसिड, और पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन की हेल्प करता है, तोड़ने में हेल्प करता है। ये पेप्सिन है जो और कहीं प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए स्टमक में इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो माउथ है उसमें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। माउथ में सिर्फ जो शुगर है वही टूटती है और कुछ भी नहीं टूटता। तो स्टमक में जो डाइजेशन होती है वो प्रोटीन की होती है, ठीक है। इंटेस्टाइन में तो सिर्फ इनकी जो खाना हम खाते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि इंटेस्टाइन में जाके ही हमारा खाना हमारे सेल्स तक पहुंचता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टमक। उसके बाद है नेम द एसिड दैट सिक्रेटेड इन स्टमक। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज़ होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड का क्या काम होता है? ये जो पेप्सिन अभी बताया कि पेप्सिन जो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है, ये जो एंजाइम होता है इसके काम करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो ये जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ये कौन बनाता है? ये HCl बनाता है, क्योंकि जो खाना हमारे माउथ से पेट में आता है वो बेसिक होता है। हमारे माउथ में से ये जो खाना पेट में चला जाता है वो बेसिक होता है, लेकिन इस पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए ही हमारे स्टमक की वॉल्स क्या सिक्रेट करती हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCl। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज़ नीडेड टू प्रिवेंट ज़ेरोप्थेल्मिया। तो ये जो डिज़ीज़ है ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और आँखों से रिलेटेड है। तो ये किसकी वजह से होती है? विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो अगर हम विटामिन A जिसमें ज़्यादा प्रेजेंट हो वो वाला खाना खाएं, उससे हम ये वाले डिज़ीज़ को रोक सकते हैं। विटामिन A से एक और भी डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें क्या डिफरेंस है? जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो वाली डिजीज़ होती है जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद होती है, यानी जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ग्वाइटर हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती है जो हमारी बॉडी में खुद किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो छूने से नहीं फैलती, लेकिन जो छूने से फैलती हैं, जो हवा से फैलती हैं, वो वाली डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जैसे इसमें स्कर्वी है, स्कर्वी तो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये विटामिन C की कमी की वजह से होती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये जो अस्थमा है ये तो एलर्जिक डिज़ीज़ है, जो हमारे नाक से किसी एलर्जन का अगर अंदर चला जाता है सांस के साथ तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। अस्थमा में सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारी खुद की ही बॉडी का एक डिजीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ भी हमारी बॉडी का ही डिजीज़ है जिसमें शुगर का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये भी नहीं है ये वाली कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हो गई? मीज़ल्स। ये एक वायरल डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीज़ल्स। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अगेंस्ट बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारी बॉडी ऐसा क्या करती है कि जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं? तो इसका आंसर हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, इसको हम जैसे HB बोलते हैं, हमारे ब्लड का काउंट हम बोलते हैं, तो हम उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं कि कितना है। तो हीमोग्लोबिन तो सिर्फ एक पिगमेंट होती है, ठीक है, ये तो सिर्फ एक पिगमेंट होती है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है। और रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आगे है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है रेड, वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो हमारे ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं। मतलब जब हमें कोई इंजरी होती है तो हमारी जहाँ पे इंजरी होती है वो वाला जो वुंड होता है उसमें से अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो वो ब्लड बाद में जमने लग जाता है। वो जमने क्यों लग जाता है? क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करते हैं। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो हो जाएगा फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं हमारी बॉडी में एज अ डिफेंस, ठीक है। आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन पहले तो पता होना चाहिए कि एंटीजन होता क्या है। एंटीजन एक ऐसी फॉरेन सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर कर रहा है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। तो वो एंटीजन हमारी बॉडी में जाके करता क्या है? क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो कर देता है? क्या वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक खुद ही बैक्टीरिया है, वो कैसे हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, तो हाँ, तो यही सी जो आंसर है यही है इसका आंसर, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम में हमारे बी और टी सेल्स होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर कोई वायरस एंटर कर गया तो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इन दोनों को जाके एक्टिवेट कर देता है। एंटीजन में बैक्टीरिया भी हो सकता है, अगर बैक्टीरिया है तो वो बी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और बी सेल्स इसके बदले में क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दिया, बी और टी सेल्स को ट्रिगर कर दिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सीधा सा हो जाएगा, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। यूज़ एज एन एंटीडोट, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लोअर द बॉडी टेम्परेचर, लोअर द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर हमारा लो कब होता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर लो तब होता है जब हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और बैक्टीरिया को ख़त्म करने लग जाती हैं। तो ये उसको जाके ट्रिगर नहीं करता। पहले एंटीबॉडीज़, पहले ये बी और टी सेल्स को ट्रिगर करेगा, उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनेंगी, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर लो होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला फंक्शन तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस दैट डजेंट इन्वॉल्व एवोल्यूशन ऑफ CO2। यहाँ तो पहले एवोल्यूशन का मतलब विकास नहीं है, विकास, ठीक है, इसका मतलब विकास नहीं है। यहाँ पे एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिलीज़ होना, किसी गैस का रिलीज़ होना। तो ये जो CO2 इनमें से कौन से प्रोसेस में बाहर आ रही है, यानी कि रिलीज़ हो रही है? तो कंबशन क्या होता है? कंबशन क्या होता है? किसी चीज़ का जलना। तो जो जलना होता है, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ जल रही होती है उसमें से क्या निकलती है? CO2 निकलती है। तो ये तो इसका आंसर है ही। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या होता है? हमारा सांस लेना। तो जो सांस लेना होता है उसमें भी क्या होता है? CO2 हम बाहर निकालते हैं और O2 लेते हैं, तो इसमें भी CO2 निकल रहा है और इसमें भी CO2 निकल रहा है। फर्मेंटेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर है जो वो टूटती है इन अल्कोहल, अल्कोहल भी बनता है और CO2 भी बनता है। तो इन तीनों ऑप्शंस में तो CO2 इवॉल्व हो ही रहा है। तो लास्ट में बचता क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है? प्लांट्स हैं जो वो फूड बनाते हैं, और प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? CO2, सनलाइट, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल, जो लीव्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस तो होती ही लीव्स में है, तो इनको CO2 यहाँ पे चाहिए होता है। यहाँ पे ये इवॉल्व नहीं कर रहे होते। इवॉल्व क्या होता है यहाँ पे?
यहाँ पे इवॉल्व होती है O2, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, यहाँ पे CO2 इवॉल्व नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे जो 12 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।